नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जैसे कि आपके पेपर हो रहे हैं, तो सन 2020 के इससे पहले जस्ट जो आपका पेपर हुआ था हिंदी सब्जेक्ट का, वो हमने साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन हमने करा दिया है। और कंप्लीट प्लेलिस्ट से पहले के पेपर सभी आपको एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना दी थी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारा सप्तम प्रश्न पत्र जो अंग्रेजी विषय का हुआ था उसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। चार ऑप्शन थे, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, दोनों या लेटर पैटर्न। सेम यही प्रश्न आपका 2018 के प्रश्न पत्र में आया था। मैंने आपको सभी प्रश्न पत्र कराए थे, वहां पर ये प्रश्न भी कराया था। तो वर्ड पैटर्न सेंटेंस पैटर्न दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ, एक एंड दो, इस टाइप से ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। टू होगा, फ्रॉम होगा, फॉर होगा या विद होगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, टू, फ्रॉम, फॉर या विद में? तो आप कहेंगे तीसरा वाला ऑप्शन फॉर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अफेक्शन के साथ आपका फॉर यूज होता है। कंफ्यूज ना हो और आप ये ना कहें कि नहीं ये नहीं होता, इसलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी देता हूं। जैसे आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, ही हैज ग्रेट डैश, ही हैज ग्रेट अफेक्शन डैश हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इसके साथ क्या यूज होगा, फॉर। ये आंसर जो है आपका फॉर यूज होगा। नीचे एक्सप्लेनेशन में भी फॉर लिखा हुआ है। एक और मैं आपको दिखाता हूं, सी हैड डेवलप्ड क्वाइट एन अफेक्शन फॉर द प्लेस होता है, फॉर यूज होता है। इसी प्रकार एक और मैं आपको दिखाता हूं, he has vast experience of that area and they have a great affection for। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर फॉर आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, which primary skills are to be developed through grammar translation method। तो ये जो अगला प्रश्न है ये मैंने आपको काफी बार बताया है कि विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग आपका सही हो जाएगा। मैंने टॉपिक वाइज वाले वीडियो में भी ये चीज एक्सप्लेन की है, यदि आपने ध्यान दिया होगा मेरी बात को तो बिल्कुल गलत नहीं करके आए होंगे आप। चौथा प्रश्न देखते हैं, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ये तो मैंने आपको फास्ट रिवीजन में भी कितनी बार बताया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर वेस्न्यू मेथड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फास्ट रिवीजन वाली पीडीएफ। ये देखिए फास्ट रिवीजन वाली पीडीएफ है, इसमें देखिए लिखे हैं ओल्ड और क्लासिकल मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। इसी डायरेक्ट मेथड में नीचे जाइए, देखिए डायरेक्ट मेथड के क्या नाम है, ओरल और नेचुरल मेथड। क्या नाम है, ओरल और नेचुरल मेथड। और ऑप्शन में देखिए क्या है, तीसरा नंबर वाला नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतना हाईलाइट करके मैंने बता दिया था कि नाम सही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने तीनों नाम यहाँ पर लिख दिए थे। ओल्ड भी इसी को बोला जाता है। अगला और पांचवा लास्ट बहुविकल्प ये था आपका, बीवेयर डैश डॉग्स। फ्रॉम होगा, टू होगा, ऑफ होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आपका तीसरा वाला ऑफ सही होगा, बीवेयर ऑफ डॉग्स होता है। कई लोग गेट पे भी लिखवा लेते हैं, देखिएगा कभी जो बड़े बड़े घर होते हैं उन पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। उनके घर में बहुत अलग अलग टाइप के कुत्ते पले होते हैं, वही चीज को लोग इंग्लिश में भी लिखाते हैं, बीवेयर्स ऑफ डॉग। इस टाइप से पूरा सेंटेंस आपको लिखा देखने को मिलता है। तो ऑफ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अति लघु वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ अन्य छात्रों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका छठा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस है आपका, राम राइट्स अ लेटर। इसीलिए मैंने बार बार आपसे क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब और कौन सी फॉर्म लगती है एकदम रट के जाइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बताया था, फास्ट रिवीजन में हैज लगता है, हैव या हैव लगता है और साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहां पर क्या बनेगा सेंटेंस, राम, फिर यहाँ पर हैज है में, ये राम आपका सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज, राम हैज। नहीं, वर्ब की आईएनजी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। आईएनजी फॉर्म तो आपकी इसके बाद वाले में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगती है। रुकिए मैं ऊपर सही कर देता हूँ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बनेगा राम, उसके बाद यहाँ पर आएगा हैज, फिर राइट्स जो है इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा। राइट रोट रिटन होता है तो यहाँ पर आएगा रिटन और ए लेटर। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगती है और जो फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेम यही सेंटेंस आपका
पूर्व के वर्षों में भी आ चुका है। मोहन प्रिफर्स कॉफी देन मिल्क, तो यहाँ जो देन लिखा हुआ है इसकी जगह टू आ जाता है, देन आपका हट जाएगा, तो मोहन प्रिफर्स कॉफी टू मिल्क आपका हो जाएगा। आपको टॉपिक वाइज वाले वीडियो में मैंने इसीलिए प्रीवियस ईयर के सभी टाइप के प्रश्न करा दिए थे ताकि आप कर ले जाएं। अगला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन जोड़ के बताना है। यहाँ पर कंजंक्शन क्या आएगी, पवन इज हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो सिंपल सा है, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय होता है कि हैंडसम तो है ही, साथ में इंटेलिजेंट भी है। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न 9वां, यहाँ पर एंड आ जाएगा। अगला प्रश्न 9 है आपका कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इंपेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो यहाँ पर जो मार्च फॉरवर्ड है केवल और केवल उसको लेकर पूछा गया। देखिए यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टाइप का लगा है, मार्च फॉरवर्ड में बताना है इस, तो इसको लेकर पूछा गया कि ये सेंटेंस जो है किस टाइप का है। तो ये किस टाइप का दोनों में, तो आप कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं ताकि बाद में आपको ऐसा न लगे कि गलत है ये वो। ये देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, किसी भी प्रकार का कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, मैंने बताया था। अब इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड, और यही तो पूछा गया है प्रश्न में, मार्च फॉरवर्ड ही तो पूछा गया है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसी का तो एग्जाम्पल है इंपरेटिव सेंटेंस का, जहां पर किसी प्रकार का कमांड देने की बात आ रही है। पहला लिखा है ना कमांड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों मैंने पूरा अलग अलग टॉपिक में बता दिया था। यहाँ तो बहुत इजी पूछा गया है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो कॉम्प्लेक्स में आप इसे चेंज करेंगे। और इस टाइप का सेंटेंस मैंने आपको कराया भी था, तो बनेगा क्या कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बताया था, डिपेंडेंसी रहती है, तो आप बनाएंगे ऑल्दो, या दो से भी बना सकते हैं पर ऑल्दो ज्यादा सही माना जाएगा, ALTHOUGH, ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, इस प्रकार से बन जाएगा। अब कुछ लोग मॉडिफिकेशन में ऑनेस्ट की जगह जेंटल यूज कर लेते हैं, कुछ लोग ऑल्दो की जगह दो यूज कर लेते हैं, मतलब वही निकलता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेन आपको जो मैंने बताया था ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसका ध्यान रखना होता है यहाँ पर, बाकी ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला और लास्ट वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। कंपाउंड में क्या होता है, मैंने बताया था एंड हो गया, और इस टाइप से जोड़ने का काम जब हम करते हैं तब कंपाउंड में हम लिखते हैं। यहाँ पर है बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो कंपाउंड सेंटेंस में मैंने क्या आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेटेड क्लॉज होती है। अब जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है इसको प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए कुछ शब्द होते हैं, उनका यूज किया जाता है, जैसे कि आपका एंड हो गया, और हो गया, बोथ हो गया, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब यूज होते हैं। अब सेंटेंस में अगर बात करें तो ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। आपने इनमें से क्या बनाया है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो पहला तरीका इसका ये बन सकता है एंड लगा करके, तो एंड लगाकर सेंटेंस ये बनेगा कि ही इज ऑनेस्ट एंड जेंटल। ये एंड के रूप में कंपाउंड में मैंने बताया जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो एक तरीका ये हो सकता है। पर ज्यादा अच्छा तरीका जो है इसका बनाने का वो ये है कि आप यहां से स्टार्ट करेंगे कि ही इज नॉट ओनली जेंटल बट ऑल्सो ऑनेस्ट। इस प्रकार से इसका सेंटेंस, जो बिसाइड्स वाले सेंटेंस होते हैं अधिकतर वो इसी प्रकार से बनते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, तो इससे सेंटेंस बनेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ही इज नॉट ओनली जेंटल बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ये ज्यादा अच्छा होगा, यदि आपने ये बनाया है तो अच्छा है, बाकी गलत एंड वाला वो भी नहीं है। कमेंट में आप बताइएगा आपने क्या किया था। लघु उत्तरीय प्रश्न पर बढ़ते हैं कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम फ्रेजेस। मैंने आपसे कहा था मैं आइडियम फ्रेजेस करार नहीं रहा हूं, पर पूर्व के एक बार पूछा जा चुका है पूर्व वर्षों में, आप चाहें तो देख सकते हैं, इनकी लिस्ट का कोई अंत ही नहीं है, आप कितने भी याद कर लीजिए। अब किस्मत पर है आपका कि आपका पढ़ा हुआ आता है कि नहीं। पहला पूछा गया था टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक तीर से दो शिकार करना। बहुत बार आपने ये वर्ड यूज भी किया होगा, यानी ये
आइडियम फ्रेजेस में यूज भी किया होगा। तो इसके अर्थ के रूप में आप क्या लिख सकते थे कि टू सक्सीड इन अचीविंग टू थिंग्स टू थिंग्स इन अ सिंगल एक्शन। इस प्रकार से इसका अर्थ जो है वो लिख सकते थे। पर्टिकुलर अर्थ तो होता नहीं, इसका अर्थ ही निकालेंगे आप तो यही होगा। दूसरा पूछा गया था नो पेन नो गेन, और ये भी बहुत इजी पूछा गया था। आप जानते हैं नो पेन नो गेन का मतलब क्या होता है कि बिना कष्ट किए हुए फल नहीं मिलता। नो पेन नो गेन, बहुत बार ये भी वर्ड आप यूज करते हैं, ये सेंटेंस यूज करते हैं, वर्ड तो नहीं कहेंगे। इसका अर्थ क्या लिखेंगे आप कि सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। इस प्रकार से इसका अर्थ आप लिख सकते हैं सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ये हो गया आइडियम फ्रेजेस। देखते हैं 13 प्रश्न। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। पहला, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन अनदर कंट्री इन अनदर को हम एम्बेसडर के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग आपकी होगी AMBASS, उसके बाद ADOR। तो एम्बेसडर आपका होता है AMBASSADOR। ब्रांड एम्बेसडर इतनी बार वर्ड आप सुनते हैं कि यहाँ के ये बनाए गए वहाँ के ये, तो वही तो होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही तो होते हैं, जो दूसरे के देश में बनाए जाते हैं, वही यहाँ पर पूछा गया। अगला पूछा गया वन हु बिलीव्स इन फेट। ये मैंने जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे, पहला जो वीडियो कराया था जिसमें 1 से 50 तक कराए थे, उसमें सबसे आखिरी 50 नंबर वाला जो था वो यही पूछा गया था, वन हु बिलीव्स इन फेट। मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पर 41 नंबर था, इसी प्रकार 42 43 44 एकदम जो 50 नंबर पे था वो क्या था, वन हु बिलीव्स इन फेट। मैंने रैंकिंग 10-10 के पेज के हिसाब से की थी, एक पेज पे 10 थे, लास्ट में 50 नंबर पे जो था वो यही था, वन हु बिलीव्स इन फेट। इसे हम फैटलिस्ट के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे भाग्यवादी कहते हैं। मैंने हिंदी भी इसीलिए आपको बताई थी। तो इसका जो है आपका फैटलिस्ट हो जाएगा। चलिए कम से कम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कराना कुछ तो सफल रहा है कि 50 में से एक ही आपका आ गया। अगला देखते हैं 14, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। पहला सेंटेंस है आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर। तो एंड होगा कि बट होगा, तो सिंपल सा था। आप जैसे बोलते नहीं कि मैंने उसे कॉल किया पर उसने उठाया नहीं, तो पर किस लिए होता है, बट के लिए होता है, और नहीं कहते हैं। ये हम नहीं कहते कि मैंने उसे कॉल किया और उसने नहीं उठाया, हम कहते हैं मैंने उसे कॉल किया पर उसने उठाया नहीं, पर मतलब बट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। दूसरा प्रश्न था वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड, और होगा या एंड होगा। तो आप क्या कहते हैं कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम जो है वो पनिश्ड किए जाओगे। तो साफ साफ आप कह सकते हैं एंड तो बिल्कुल नहीं होगा। ये थोड़ी नहीं आप कहेंगे कि कठिन परिश्रम करो और तुम मार खाओगे। जाहिर सी बात है और का सेंस जो निकालेंगे आप अदरवाइज के सेंस में निकालेंगे, अन्यथा यू विल बी पनिश्ड, तो क्या होगा यहाँ पर और होगा। तो दूसरे वाले में और आपका फेल हो जाएगा, वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड। सिंपल दोनों ही पूछे गए थे। 15 नंबर पूछा गया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, पूरा मैंने बताया था, फर्स्ट डिवीजन में भी अलग से भी एक एक पॉइंट बताए थे। फिर पूछा गया था कंपोजिशन कोविड-19 के बारे में 50 शब्दों में। तो काफ़ी चीज़ें आपने इन दिनों देखी कोविड-19 के बारे में, सब इसमें आप लिख सकते। तो यहाँ पर तो केवल 50 शब्दों की लिमिट भी दी गई है, तो 50 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लिख सकते थे। 17 प्रश्न पूछा गया व्हाट आर द चीफ मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, हिंदी इंग्लिश हर तरीके से आप लिख सकते थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों के बारे में। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए फास्ट डिवीजन वाली पीडीएफ जो थी, ये देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन में मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी कि बहुत कुछ आप लिख सकते थे। यूनिट क्या होता है, ग्रामर किस नियम के तहत पढ़ाई जाती है, सब मैंने चीज़ें आपको समझाई थी, बताई थी। और जो डायरेक्ट पूछा गया तो उसके बारे में भी इतनी सारी चीज़ें बताई थी कि आप लिख सकते हैं आराम से। लघु जो 2 नंबर का पेपर था, सारी चीज़ें उसमें लिख सकते थे कि इसे ओरल या नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। कुछ चीज़ें स्वयं से बनाकर यूनिट इसमें एक पॉइंट में लिख सकते हैं, सेंटेंस होती है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब इतनी चीज़ें आप लिख सकते थे, मैंने बताई थी। 18 और आखिरी प्रश्न आपका पूछा गया था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फीस कंसेशन एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो ऐसे लेटर तो मैंने एक पूरा टॉपिक अलग से, दो ऐसे लेटर नहीं, लेटर और एप्लीकेशन, मैंने लेटर और एप्लीकेशन दो मैंने आपको अलग से बता दिए थे, पूरा फॉर्मेट बता दिया था। और मैंने कहा था कि इसको अवश्य देख के जाइएगा, आप आसानी से कर ले गए होंगे। जो टॉपिक वाइज अलग से वीडियो बताए थे उसमें मैंने ये लेटर और एप्लीकेशन कराया था।
तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा पूरा समाप्त हुआ। पूरा आपका ओवरऑल कैसा क्या पेपर रहा और कितने प्रश्न सही रहे, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अपना पेपर चेक कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी हमने आपके लिए मेहनत की तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।